जिस बेरोजगार की संख्या राहुल गांधी वगैरह हल्ला कर रहे हैं, अगर रोजगार न मिलता, लोगों को नहीं मिलता, आशा न होती, तो क्रांति हो जाती इस देश में। कि मुद्रा बैंक से सामान्य जो सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, भांग बेचने वाले, ये सारे लोग मुद्रा बैंक से लेकर अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बनारस ने अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ये है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी जुबान पर रहता है बेरोजगारी का राग। रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। यहाँ है कोई एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया, जो 24 घंटे मोदी सरकार पर छोड़ते हैं बेरोजगारी के तीर, लेकिन महज बतौर सांसद खड़ी कर देते हैं करोड़ों रुपए की संपत्ति। राहुल जी, असल में क्या होती है बेरोजगारी, समझिए बीएचयू प्रोफेसर की जुबानी, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। मसला उठता है रोजगार का भी, क्योंकि शिक्षा से रोजगार भी जुड़ा है। तो ऐसे में जैसे विपक्ष का कहना है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है, मोदी जी ने वादा किया था हर साल युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो जिसे कहते हैं कि सरकार फेल हो चुकी है अपने वादे में, खासकर युवाओं को रोजगार देने में। अब इस सवाल को यह समझना पड़ेगा कि रोजगार का मतलब क्या है। यह समझना पड़ेगा कि रोजगार का मतलब क्या, सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही रोजगार है? यह सवाल नंबर 1 है। ये भी एक रोजगार है। आदमी पढ़ता लिखता है तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसको आईएएस बनना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, उसको इंजीनियर बनना चाहिए, उसको प्राइमरी से लेके मास्टर बनना चाहिए, अध्यापक बनना चाहिए। ये रोजगार है। लेकिन रोजगार का यही मापदंड नहीं है। बनारस में तो रोजगार इतना बड़ा है मैडम कि उसकी कल्पना बाहर के लोग, कोई मीडिया वाले नहीं कर पाते। इसलिए कि पर्यटन के क्षेत्र में बनारस ने अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इतनी भीड़ पर्यटन के क्षेत्र में बनारस में आई है कि उस सारे पर्यटक रोजगार नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो लैंग्वेज के संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई लैंग्वेज नहीं जहाँ पढ़ाए नहीं, लड़कों की, युवाओं की भीड़ है कि हमको जर्मन सीखना है, हमको फ्रेंच सीखना है, हमको जापानी सीखना है, हमको चाइनीज सीखना है। ये लड़के एमए नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम इसको सीख लेंगे तो पर्यटन के क्षेत्र में हमको रोजगार मिल जाएगा, हमको काम कर लेंगे। सारनाथ से लेकर के सारी चीज़ घुमाने का काम ये पर्यटन के लोग, ये जो लड़के हैं, कर रहे हैं। तो रोजगार बनारस में जो मुद्रा बैंक है, हमारा एक विद्यार्थी शोध कर रहा है कि मुद्रा बैंक से कितना लाभ हुआ। मैं जानता हूं इस बात को कि मुद्रा बैंक से सामान्य जो सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, भांग बेचने वाले, ये सारे लोग मुद्रा बैंक से लेकर अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। बनारस का जो सजा हुआ दुकान का रूप देख रहे हैं, ये मुद्रा बैंक का कमाल है। क्या इसमें रोजगार नहीं है? लेकिन जिस रोजगार के व्यापक रूप में कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है कि वो रोजगार में दिखाई न पड़ता हो, उनके पास डाटा ना हो, उनके पास आंकलन ना हो। लेकिन बनारस में रोजगार मिला है। संगीत बनारस के रोजगार का साधन है। संगीत का घराना है बनारस में। आप देखिए कितने संगीत के केंद्र बनारस में खुल गए। सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं। आधुनिक संगीत, पाश्चात्य संगीत, भारतीय संगीत, नृत्य, ये बनारस का घराना है, बनारस का केंद्र है। लकड़ी के खिलौने, आधुनिक ढंग से लकड़ी खिलौने बन रहे। बर्तन, जो तांबे और पीतल के बर्तन, इसके साड़ी, बनारस की साड़ी उद्योग, 400 पेटेंट बनारस के साड़ी को पिछले 5 साल में हुए हैं। उसके लिए भारत सरकार ने उन लोगों को पद्मश्री भी दिया है। तो बनारस की साड़ी भी बढ़ी है। तो इस सब चीज़ों को, अगर इनके पास डाटा नहीं है, डाटा के आधार पर अगर करें तो रोजगार की बात की जा सकती है। यह हम मानने को तैयार है कि रोजगार का जो स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ा, ये बात सही है। लेकिन रोजगार नहीं मिला, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर रोजगार नहीं मिलता तो 5 साल में युवाओं की क्रांति हो जाती, क्योंकि 2014 का चुनाव युवाओं ने जीता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं ने मोदी को जिताया था। अगर 5 साल में अगर जिस बेरोजगार की संख्या राहुल गांधी वगैरह हल्ला कर रहे हैं, अगर रोजगार न मिलता, लोगों को नहीं मिलता, आशा न होती, तो क्रांति हो जाती बनारस इस देश में। क्रांति क्यों नहीं हुई? इतने आंदोलन, वो कौन सा आंदोलन खड़ा हो पाया? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव है, कहीं ना कहीं आशा है। ये सरकार ही आशा की सरकार है। युवा इसे आशा कर रहे हैं कि यही कर सकते हैं, इन्हीं से मिलेगा, इन्हीं से हमको मिलेगा। तो जो ये आशा है, ये आशा युवाओं को शक्ति प्रदान कर रही है, संघर्ष करने की शक्ति प्रदान कर रही है। और दुनिया में आजकल रोजगार बिना शक्ति और संघर्ष के नहीं मिलता।
ये बात। सर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यटन में खासकर मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया। हमारे देश का पर्यटन बड़ा है, लेकिन जब महाकुंभ हुआ, आयोजन हुआ इतने बड़े स्तर पे, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि पैसे पानी की तरह बहा दिए। रोजगार स्थायी, कहते हैं ना कि परमानेंट नहीं, एक टेम्परेरी रोजगार मिला लोगों को बस। अब कुंभ के बारे में कोई जो लोग उठा रहे हैं, उन्होंने कुंभ गए हैं क्या? मैं तो 20 दिन कुंभ में रहा, मैंने रोजगार की वहाँ की स्थिति देखी। 1.5-2 महीने के कुंभ में कितने रोजगार मिले उनको कल्पना ही नहीं है। और बनारस को रास्ता है इलाहाबाद जाने का, उस कुंभ में पैसा पानी की तरह बहा, ठीक बात है, लेकिन पानी की तरह पैसा आया भी तो, उसका रिटर्न भी तो हुआ। हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ में घाटे में रहती है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ को व्यापक बनाकर, वैश्विक बना करके फायदे में रही, पैसा कमाया, सरकार को पैसे मिले, और उस पैसे का उपयोग आध्यात्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में लगाने में उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे। इसलिए ये जो कुंभ 25 करोड़ लोगों की संख्या सरकार बताती है कि 25 करोड़ लोग इस कुंभ में आए, तो ये 25 करोड़ लोग जो देश भर के लोग आए हैं, वो क्या देख के गए हैं? किसी आदमी ने कुंभ की आलोचना की क्या? अगर कुंभ खराब होता, कुंभ में लाभ न होता, तो क्यों विपक्षी दलों के जो अधार्मिक लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जो कथा सेकुलर लोग हैं, वो डुबकी क्यों लगाते? क्यों प्रियंका जी जाके आचमन करती अगर गंगा ठीक नहीं होती तो? और प्रयाग से काशी यात्रा नाव से कैसे करती? तो यही बात का संकेत है कि आप प्रयाग से नाव से, स्टीमर से काशी चली आ रही हैं। गर्मी के दिनों में स्टीमर नहीं चलते काशी में, गंगा में, और आचमन करने का साहस आपके पास नहीं होता, जो बिस्लरी पानी लोग पीते हैं। उन्होंने आचमन किया, दुनिया ने देखा। तो गंगा की स्थिति भी स्वच्छ हुई है, और कुंभ ने यह देश को, दुनिया को बताया है कि कुंभ एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एक घटना ही नहीं है, एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं है। कुंभ के माध्यम से भारत में आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक आधार भी तैयार किए जा सकते हैं। तो इस कुंभ ने आध्यात्मिक ही नहीं, लोगों की मानसिक स्वस्थता का भी संदेश दिया। स्वच्छ भारत का संदेश कुंभ से प्राप्त किया, और उसको आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों के पैर धोए। क्यों धोए? पैर क्यों धोते हो? पैर इसलिए तो उनको समझ में आ गया कि वास्तव में कुंभ को उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया। उन लोगों, जो लोग स्वच्छता में लगे हुए थे, वो हजारों की संख्या में थे, वो उतने दिन उनको रोजगार मिला, और उनके लिए एक स्थायी बंदोबस्त करने की आवश्यकता प्रधानमंत्री ने बताई, देश के प्रधानमंत्री ने बताई, और हो रहा है। ऐसा होगा ही, करना ही पड़ेगा उनको। तो इसलिए कुंभ को सिर्फ एक धार्मिक अधिष्ठान मान करके उसको दरकिनार करने का प्रयास को, उसका मॉडल बदल गया, कुंभ का स्वरूप बदल दिया, कुंभ के प्रति चिंतन बदल गया, कुंभ के प्रति सोच बदल दी। मेरा यह मानना है कि पिछले 4 सालों में भारत के युवाओं की सोच बदली है, भारत के लोगों की सोच बदली है। अब वो सोच पुरातनवादी नहीं रह गया, वो सोच कूपमंडूकवादी नहीं रह गया, वह सोच आधुनिक हो गया, आगे बढ़ने वाला सोच हो गया। उस सोच के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए के प्रयास में अगर सरकार मदद करती है तो भारत आगे बढ़ेगा, और युवाओं का योगदान बहुत अधिक है। अब युवाओं की सोच बदली है। आप कोई गंदा करके सड़क पर देख ले, आप काशी देख रहे हैं कितना साफ है, ये युवाओं की देन है। अब कोई पान खा के नहीं थूक सकता, दूसरा रोक देगा, टोक देगा, ये बनारस की मेंटलिटी नहीं थी। अब कोई पान खा के नहीं थूकता, हर जगह पीकदान बने हुए। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते?
भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं।